पिशाच एक प्रेम कथा एपिसोड 12। रवि अब घर आ चुका रहता है और अपने कमरे में रहता है। इधर दीप्ति अभी भी परेशान रहती है कि उसने जो रात को देखा वह सिर्फ उसका सपना था कि या फिर सच। मगर सच था तो वह दीवार क्यों नहीं खुली। सुबह के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं। दीप्ति सबको नाश्ता परोस रही होती है। जब वह चाय रुद्र की चाची के कप में डाल रही होती है तो कप पूरा भर गया होता है, लेकिन दीप्ति को होश नहीं रहता। वह फिर भी उसमें चाय डाल रही होती है तो चाची जी उसे रोकते हुए कहती है, बेटा क्या तुम्हें कोई परेशान हो? देखो चाय का कप भर गया है। सॉरी चाची जी, गलती हो गई। वह तुरंत ही हटा देती है। रुद्र भी मन में कुछ सोच रहा होता है और खाने के चम्मच चला रहा होता है। बस कल दीप्ति ने मुझे देख लिया, अच्छा हुआ उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आज तक मेरे उस रूम में होते हुए भी जो इंसान मेरे सामने आया, चाहे वह मेरा अपना ही क्यों न हो चाहे पराया हो, उसे कभी नहीं छोड़ा है, उसे नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कल जब दीप्ति आई थी तो पता नहीं कैसे मेरे अंदर का इंसान जग गया और मैंने दीप्ति को जाने दिया। पर ऐसा तो मैंने आज तक नहीं किया, बल्कि जब बचपन में मेरे सामने रजत मेरा दोस्त सामने आया था तब तो मैंने उसे छोड़ा नहीं था, तो फिर मैं अब दीप्ति को कैसे छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस बार रुद्र की दादी रुद्र के सर पर चपेट लगाते हुए कहती है, प्लेट में खाना है और उसे चम्मच से उठाकर खाते हैं, चम्मच को नहीं घुमाते रहते हैं। इस पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और रुद्र चुपचाप नाश्ता करने लग जाता है। इधर रवि का भी यही हाल था। उसने थोड़ा सा नाश्ता किया और उठ गया तो उसकी माँ पूछती है, बेटा आज नाश्ता क्यों नहीं कर रहा है? तो वह कहता है, माँ मुझे भूख नहीं लगी है, मैं दिन में कुछ खा लूँगा, अभी मुझे थोड़ा काम है। यह बोलकर वह घर से बाहर निकल जाता है। दीप्ति किचन में चली जाती है और रुद्र भी थोड़ा सा नाश्ता करके अपने काम में के लिए चला जाता है। तब रुद्र के चाचा जी बोलते हैं, आज सभी बच्चों को क्या हुआ है? आखिर सभी अपने धुन में खोए हुए हैं। पता नहीं। दीप्ति कमरे की सफाई कर रही होती है, तब उसे कमरे में रुद्र के फटे हुए कपड़े दिखते हैं। अरे ये कपड़े तो रुद्र जी के हैं, पर ये इतने फटे हुए कैसे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे किसी के अंदर बहुत सारे सामान भरा हो और वह फिर फट गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वह उन कपड़ों को सूंघ कर देखती है तो उसमें से किसी जानवर की महक आ रही होती है। जानवर की महक क्यों आ रही है? शाम को रुद्र जी आएंगे तो मैं उसे पूछूं लूँगी, तब तक मैं उन कपड़ों को एक किनारे रख देती हूँ संभाल कर। शाम के वक्त रवि दीप्ति से टकराता है। माफ़ करना भाभी जी, गलती से टकरा गया। वैसे बड़े भैया किधर हैं? वह तो पंचायत गए हैं, वहाँ पर कुछ काम है उन्हें। अच्छा वैसे भाभी जी, कल भैया रात को घर पर तो थे ना? नहीं, कल उन्हें गांव में कुछ काम था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए वे बाहर गए थे। अच्छा भैया ने ऐसा कहा? हाँ कहा, किसी का एक्सीडेंट हुआ है उन्होंने बोला, बहुत इमरजेंसी थी तो वो गए थे। पूरे गांव में अभी बहुत दिनों से कुछ अनहोनी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। आज सुबह गांव में खबर ज़रूर फैली थी, एक जानवर ने एक आदमी को नोच कर चूस लिया है। यह सुनते ही दीप्ति के हाथ से थाली होती है, वह गिर जाती है। मतलब मैंने कल रात को जो कुछ भी देखा वह सब सच था, लेकिन मैंने जब वह बुक खोली तो गेट क्यों नहीं खुला? दीप्ति परेशान हो जाती है। क्या सोच रहे हो भाभी जी? भाभी सा कुछ नहीं, मैंने सुना है भाभी सा कि वह कोई जानवर नहीं था बल्कि एक भेड़िया था जो अपना रूप बदलता है। रूप बदलता है? दीप्ति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। मैं बताता हूँ आपको। भेड़िया वह होता है जो एक दिन पूरे चांद निकलने पर अपना रूप बदलता है और फिर इंसान का खून चूसता है। वहाँ जहाँ जब वह लोग रूप बदलते हैं ना, उसके शरीर के सारे कपड़े फट जाते हैं, वे लोग एकदम से बहुत विशाल हो जाते हैं। दीप्ति के दिमाग में एकदम से रुद्र
के कपड़े आते हैं। वह तुरंत भागते हुए रूम में जाती है और उन कपड़ों को देखने लग जाती है। कपड़े तो बिल्कुल वैसे ही फटे हैं और इसमें से जानवर की महक भी आ रही है। और कल रात को रुद्रजी घर भी नहीं आए थे। क्या रुद्रजी एक इतना बोलते हुए वह रुक जाती है। नहीं नहीं दीप्ति, तू यह सब क्या सोच रही है? गांव में तो कुछ भी अफवाहें फैला देते हैं, ऐसा सच में थोड़ा होता है। फिर वह बाहर आती है और किचन में काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर रजत आता है। बड़ा बुरा हुआ मालकिन, उस आदमी की अभी उम्र ही क्या थी, 40 बरस का रहा होगा। अभी तो उसके बालक भी छोटे थे और उसे मुंह भेड़िए ने खून चूस कर मार डाला। मालकिन, हमारे गांव में बहुत पुरानी कहावत है कि गांव में एक वंश पर श्राप है, जहां पर हर पुरुष भेड़िया बनता है और इंसानों का खून चूसता है। यह सुनते ही दीप्ति तो पसीने आने लग गए। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, वह तो अफवाह फैली होगी। गांव में नहीं मालकिन, यह अफवाह नहीं है। अब आज ही देख लो, वह इंसान जैसे मरा है। हर दिन में आज एक इंसान की जान जा रही है। पहले तो यह सिलसिला सालों में एक बार होता था, पर अब तो हमेशा ही हो रहा है। हमारे गांव का भविष्य खतरे में है। फिर रजत वहां से चला जाता है और जाकर रवि से मिलता है, क्योंकि यह उन दोनों की चाल होती है दीप्ति के मन में शक पैदा करने की। दीप्ति के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा होता है। इतने में रुद्र की चाची कहती है, दीप्ति आओ माँ जी के कमरे में और वह उन्हें काढ़ा दे दो। जी चाची जी। फिर वह चली जाती है हाथ में काढ़ा लिए। जब दादीसा के कमरे में वह बाहर पहुंचती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कल जो हादसा हुआ उसे पूरी तरह से दबा दो। कोई भी इंसान को इस बारे में बात ना कर सके। जो बात करे उससे डराओ धमकाओ और चुप कर दो। किसी भी कीमत पर उस आदमी की मौत वाली बात फैलनी नहीं चाहिए। दादी माँ सेवकों से कुछ कह रही होती है। दीप्ति गेट पर खड़े होकर सुन रही होती है। आखिर दादी माँ ये बात छुपा क्यों रही है? याद रहे, अगर यह राज बाहर आया तो हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और जिसमें यह किया है उससे मैं बात करूंगी, क्योंकि अब इसमें उसकी पूरी गलती नहीं है, पर उसको फिर भी ध्यान रखना चाहिए था। दादी से क्या कह रहे हैं? आखिर उस इंसान की वजह से हमारी हवेली की इज्जत पर क्या आँच आएगी? फिर वह गेट खटखटाती है तो दादी सा उसे अंदर आने के लिए बोलती है। दीप्ति अंदर आ जाती है और काढ़ा दे देती है। उसी वक्त दादी सा चुप हो रहती है और उनके आदमियों को कहती है, तुम दोनों जा सकते हो। दीप्ति उनको काढ़ा देकर वापस आती है। रजत भैया ने कहा था हमारे गांव में एक वंश ऐसा भी है जिस पर श्राप है। और दादीसा ने कहा कि अगर वह बात फैली तो हमारी हवेली पर दाग लगेगा। कहीं इसका मतलब यह तो नहीं है कि इस वंश पर ही श्राप है? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। इस बार मैं पूछना होगा। ऐसा कुछ पूछ सकती हूँ, मेरे बाबा के बारे में सोचेंगे, लेकिन पूछना तो होगा। मुझे डर लग रहा है। शाम को जब रुद्र जाएंगे, दीप्ति सोचती है अब मैं बात करूँगी। लेकिन फिर वह लोग खाना वाना खाते हैं। उसके बाद कमरे में जाने के बाद दीप्ति को समय मिलता है। वह रुद्र से बात करके सबसे पहले यह पूछती है कि रुद्र जी यह कपड़े कैसे फटे? तो कहता है कपड़े मेरे नहीं हैं, ये कपड़े रवि के हैं, वापस हैं। रवि भैया के कपड़े यहाँ पर कैसे आए? रुद्र इधर उधर देखने लग जाता है। अब मैं क्या बहाना बनाऊं? वह कुछ नहीं कहता और सोने लगता है। दीप्ति आज मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। दीप्ति बहुत कुछ सवाल पूछना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं पूछ पाती। वह उसके बगल में जाकर सो जाती है। रात के वक्त दीप्ति करवट बदल कर रुद्र के ऊपर जाती है। रुद्र की आंखें खुल जाती है तो रुद्र ठीक उसके सामने होता है। वह उसकी आंखों में खोने लग जाता है। काश मैं तुम्हें सच बात बताना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम यह सब कुछ जानने के बाद मुझे छोड़ दोगी और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। फिर वह उसे अपने बाहों में लेकर सो जाता है। जब सुबह दीप्ति की आंखें खुलती है तो वह अपने पास रुद्र को
रुद्र की बाहों में देखती है तब वह हल्का सा शर्मा जाती है और अपने कपड़े ठीक कर उठ जाती है। लेकिन फिर से उसके दिमाग में वही सब बातें आती है। लेकिन वह अपने आप को तसल्ली देकर वह कहती है इससे कोई सबूत नहीं है। अगर रुद्र जी ऐसे होते तो वह मुझे बताते ज़रूर और उस दिन का गेट भी खुलता ज़रूर। वह तो खुला ही नहीं। हो सकता है यह सब कुछ वहम हो, लेकिन सारे सबूत तो यही कहते हैं। अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूर्णिमा। अगली पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरा निकलेगा तब मैं देखूंगी रुद्र जी बदलते हैं या नहीं। फिर वह उठकर अपने कमरे में काम में लग जाती है। इस तरह दिन बीत जाता है और शाम के वक्त जब रुद्र घर आता है तब वह बताती है कि आज हमें राणा जी के घर जाना है क्योंकि उन्हें उनके घर पर फैमिली फंक्शन है। उन्होंने हम दोनों को बुलाया। दीप्ति तैयार हो जाओ, हमें जाना होगा। जी रुद्र जी। फिर वह जाकर तैयार हो जाती है। उसने आज हरे कलर की साड़ी पहनी होती है जिसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। रुद्र जी उसे देख रहा होता है जो देखते ही रह जाता है। क्या देख रहे हैं रुद्र जी? जिस पर रुद्र कहता है इस दुनिया में एक ही इंसान तो है जिससे मैं हमेशा हर पल में देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह पीछे से अपनी बाहों से पकड़ लेता है और उसके करीब जाकर उसके कान कहता है आई लव यू। जिस पर दीप्ति शर्म के मारे अपनी पलकें झुका लेती है। अब शर्माओ मत, जवाब दो रुद्र जी भी ना, चलिए हम लेट हो रहे हैं। वह शर्मा कर कमरे से बाहर निकलने लगती है जिस पर रुद्र वापस उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी बाहों में समेट लेता है। दीप्ति भी उसे थाम लेना चाहती है। कुछ देर बाद दोनों ऐसे ही रहते हैं। रुद्र कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे कभी दूर ना हूँ, कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना दीप्ति? तो दीप्ति कहती है कभी नहीं। फिर रुद्र दीप्ति को लेकर नीचे चला जाता है और सभी को बात कर वह लोग घर से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और वह लोग फंस जाते हैं। वह गांव से बाहर होते हैं। वह बारिश अब कब रुकेगी? रुद्र परेशान हो रहा होता है तो वह दीप्ति को बारिश देखकर मन में उत्साहित जग रहा होता है। उसके मन में तो कर रहा होता है जैसे कि अभी जाकर बारिश में भीग जाए। वह कार की खिड़की नीचे करती है और अपना हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लग जाती है। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत सारी खुशी होती है, सुकून होता है जिसे देखकर रुद्र को भी बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें बाहर देखने का मन हो रहा है ना? हाँ, लेकिन हमें भीग नहीं सकते क्योंकि अभी हमें जाना होगा। काश आते हुए बारिश गिरती। उसके चेहरे पर निराशा आ जाती है तो रुद्र कुछ देर सोचता है, फिर अपने कार के दरवाजे खोलकर बाहर आ जाता है और फिर दीप्ति को भी दरवाज़ा खोलकर उससे भी बाहर निकाल देता है। ये क्या कर रहे हो रुद्र जी? हम भीग जाएंगे, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर हम फंक्शन में कैसे जाएंगे? वैसे भी दीप्ति हम बहुत लेट हो चुके हैं। अब जाएंगे तो हमें शायद सिर्फ बाटी ही मिलेगी, दाल तो खत्म हो गई होगी और चूरमा का तो चूरन ही नहीं मिलेगा। जिस पर वह दोनों हंसने लग जाते हैं और हंसते हुए बारिश में भीग रहे होते हैं। दीप्ति की साड़ी उसके शरीर पर पूरी तरह चिपक गई होती है और उसके खुले बाल पूरे चेहरे पर बिखरे होते हैं। इस वक्त वह बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। रुद्र तो बस उसे ही देख रहा होता है और दीप्ति तो झूम रही होती है। बारिश में इस दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है। वह अपने बचपन के दिनों को याद कर रही होती है। फिर रुद्र दीप्ति की तरफ देखने लग जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा होता है। बारिश की बूंदें उसके गोरे शरीर और भी ज़्यादा निखार रहा होता है। वह दीप्ति को पीछे से जाकर पकड़ लेता है और दीप्ति एकदम से हैरान रह जाती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती है। रुद्र जी, ये आप क्या कर रहे हो? हमें रास्ते में हैं। कोई बात नहीं, जिसे देखना है देख लो। तेरे रंग में भीगना है, एक अलग ही मज़ा है। बारिश की बूंदें जैसे प्यार का नशा।
वह गाना गाने लग जाता है और दीप्ति के साथ डांस करने लग जाता है। वह दोनों इस वक्त दुनिया जहान की बातों से दूर जा चुके थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। के अलावा और कोई नहीं था, ना ही उनका श्राप, उनके राज, नहीं उनका कल और ना ही उनका आज, सिर्फ और सिर्फ इस पल हम दोनों और कोई नहीं। प्यार ऐसा ही होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो लोग होते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। प्यार में सब कुछ भूल जाते हैं, टेंशन, बीता कल, आने वाला कल, सारी नेगेटिविटी बातें खत्म हो जाती है। बस बचता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार और सुकून। और इंसान को ज़िंदगी से चाहिए क्या? एक सुकून जो हमें प्यार से मिलता है, एक ऐसे इंसान से जिसे हम दिल खोकर अपना बना लेते हैं और उसके साथ एक एक पल हमें कीमती लगता है। इतने में सामने से एक गाड़ी आती है और दीप्ति और रुद्र, जो एक दूसरे में खोए चुके थे, वह लोग वापस इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। दीप्ति शर्मा कर वहाँ से दूर हो जाती है और कहती है, चलिए रुद्र जी, बहुत रात हो गई। और रुद्र मन में ढेर सारा गुस्सा बताते हुए कहता है, अभी आना था, कितना अच्छा सीन बन रहा था। वह कबाब में हड्डियाँ कहाँ से आ जाते हैं। फिर वह अपने मन का कत्ल करते हुए गाड़ी में बैठता है और दीप्ति भी बैठती है। वह कँपा रही होती है क्योंकि उस वक्त उसकी सारी साड़ी गीली हो चुकी रहती है और रुद्र का भी यही हाल होता है। लेकिन वह लोग सिर्फ फिर से गाड़ी चालू करने की कोशिश करते हैं और गाड़ी चालू नहीं होती। रुद्र जी, ये गाड़ी तो शुरू ही नहीं हो रही है, क्या करेंगे? अब तो हमें गीले भी हो गए हैं। वैसे याद आया, गाड़ी में शायद ब्लैंकेट रखा होगा, एक सिर्फ वह पीछे रखा है तो वहाँ पर ब्लैंकेट होता है और एक शॉल भी जो कि उसकी दादिसा की होती है। यह लोग दीप्ति अब तक ओढ़ लो, गाड़ी को सुधारने की कोशिश करता हूँ। फिर वह बाहर आता है और गाड़ी से कुछ अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वह ऐसा पहले भी कर सकता था लेकिन उसे दीप्ति के साथ समय बिताना था, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में वह लोग अपनी हवेली पर होते हैं। इस वक्त सभी लोग सो चुके रहते हैं। रुद्र दीप्ति को लेकर अपने रूम में चला जाता है। फिर दीप्ति अपने कपड़े बदल कर आ जाती है और बालों को सुखाने लगती है। रुद्र भी अपने कपड़े चेंज करके ट्राउज़र पहनने लगता है। दीप्ति अभी भी उन पलों को याद कर मुस्कुरा रही होती है और रुद्र का भी यही दिल डूब जा रहा होता है। फिर दीप्ति अपने बालों को सुखाकर बेड पर आती है। फिर इतने में लाइट चली जाती है। दीप्ति को डर लग रहा होता है तो वह रुद्र के ठीक बगल में जाकर लेट जाती है। तुम्हें डर लग रहा है ना? झूठ मत बोलो, लग रहा है। तो क्या करें हम, बिजली कड़क रही है इतनी तेज। रुद्र कहता है, थैंक यू बिजली, हम दोनों को इतना करीब आ गए हैं। दीप्ति उसको मुक्का मार देती है। फिर वे दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो जाते हैं। ऐसे ही 14 दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं और 15वां दिन पूर्णिमा होती है। रुद्र के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डर होता है कि दीप्ति उसे पकड़ने के इंतज़ाम में होती है। कब रात हो और उसे सच का पता चले। वहीं रुद्र रवि अपने कमरे में कसकर बैठा होता है। बड़े भैया, इस बार मैं आपको भाभी के हाथों पकड़वा कर ही रहूँगा। आप कैसे बचते हैं? सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। आज रात को हम पार्टी करने वाले हैं। तभी रुद्र की चाची पूछती है, क्या है आज? रवि कहता है, मूड हो रहा है पार्टी करने के लिए, आज रात भर कोई नहीं सोएगा। तभी रुद्र कहता है, बिना वजह के रात भर पार्टी करनी किस खुशी में करेंगे? वैसे पार्टी में हम तो नहीं आएंगे। ओके, तो एक वजह है, मेरे पास में एग्ज़ाम में फर्स्ट आया हूँ, तो इस बार तो खुश हो जाओ। सभी सुनकर रुद्र का मुंह बंद हो जाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। दीप्ति रुद्र के आसपास ही घूम रही होती है। वह रुद्र को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन 11:30 बजे रुद्र सबसे नज़रों से बचकर धीरे से उस सीक्रेट दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है।
दीप्ति देखने लग जाती है। वह तुरंत ही चली जाती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है, क्योंकि उस वक्त रुद्र धीरे धीरे होश खो रहा होता है, तो उसने दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं किया था। दीप्ति के अंदर जाते ही रवि भी उसकी पीछा कर रहा होता है, तो रवि भी उस दरवाजे से नीचे चला जाता है और उसी वक्त ठीक 12 बज जाते हैं और रुद्र परिवर्तित होने लग जाता है। दीप्ति यह सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तो उससे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही रुद्र है जो शादी के समय से साथ रहता था और इतने नॉर्मल रहा था। क्या यह वही रुद्र है? वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लग जाती है। तभी वह उसकी तरफ बढ़ता है और उसके दांत निकल रहे होते हैं, उसके लाल आंखें होती हैं, उसके नाखून बड़े हो चुके रहते हैं, वह पूरी तरह खूंखार दिख रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। दीप्ति धीरे धीरे पीछे जा रही होती है। इतने में रुद्र उसके ऊपर हमला कर देता है। दीप्ति आंखें बंद कर लेती है। जब उसे काफ़ी देर तक कुछ महसूस नहीं होता है तो वह अपनी आंखें खोल देती है तो रुद्र उसके पास नहीं होता, बल्कि ठीक उसके पीछे एक और भेड़िए के ऊपर हमला कर रहा होता है, तो वह उसे बचा रहा होता है। जब वह यह सब कुछ समझती है तो उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता और जो दूसरा भेड़िया होता है उसके आसपास ठीक वैसे ही कपड़े होते हैं जैसे रवि ने आज पहने थे। इसका मतलब रुद्र तुम भी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।